दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग कैनेडियन ऑथर और पोएट मार्गरेट एटवुड की लिखी एक नोवेल पढ़ेंगे जिसका नाम है बॉडीली हार्म। इसको 1981 में फर्स्ट टाइम पब्लिश करवाया गया था और ये नोवेल बहुत ही ब्रिलियंटली क्राफ्ट की गई है। चलिए शुरू करते हैं, मिलता हूं इस वीडियो के एंड में। मार्गरेट एटवुड की नोवेल बॉडीली हार्म जो कहानी है रैनी विल्फर्ड नाम की एक लड़की की कहानी है। इसका जन्म हुआ था क्रिसवॉल्ड नाम की जगह पर, जहां पर इसने अपने पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स के साथ में अपना बचपन बिताया। पेरेंट्स में भी इसकी मदर ही इसके पास में थी, इसके फादर तो इसके पैदा होने की बाद में ही टोरंटो चले गए थे। इसके फादर ने केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी, वहीं पर उन्होंने वॉर ज्वाइन कर ली और टोरंटो में ही वो सेटल हो गए। क्रिसमस के दिन वो अपनी बीवी और बेटी से मिलने आते थे, लेकिन इसकी माँ को इसके फादर बिल्कुल पसंद नहीं थे, क्योंकि इसकी माँ को पता था कि इसके फादर टोरंटो में किसी दूसरी औरत के साथ में रह रहे हैं। रैनी को भी इसके फादर बिल्कुल पसंद नहीं थे, और जब ये 4 साल की हुई तो इसके फादर गुजर गए। इसके फादर के गुजरने के बाद इसकी माँ ने दूसरी शादी कर ली बॉब नाम के एक आदमी से। जब रैनी छोटी थी तो इसने 3 बड़े लेसन सीखे थे अपनी लाइफ के। पहला तो ये कि चुप कैसे रहना है, दूसरा क्या नहीं कहना है, और तीसरा चीज़ों को हाथ लगाए बिना उन्हें देखना कैसे है। इन 3 चीज़ों के अलावा एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो इसने सीखी वो ये थी कि अगर आप एक लड़की हो तो आपके लिए इम्पॉर्टेंट ये है कि आप ब्यूटीफुल बनो ना बनो, लेकिन आपके लिए ये इंपॉर्टेंट है कि आप डिसेंट और रेस्पेक्टेबल बनो। अब ये नोवेल जंप करके कुछ साल आगे जाती है। जब ये टीनेज में आ जाती है, यानी 16 साल की हो जाती है, तो उस वक्त इसकी माँ को एक जॉब मिली, मतलब दरवाजे दरवाजे पर जाकर चीज़ें बेचने की जॉब मिली। उस वक्त जब ये स्कूल से घर पर आती थी तो इसकी माँ इसको घर पर नहीं मिलती थी, और उस वक्त ये लोग एक सेलर में रह रहे थे, यानी एक तहखाने में रह रहे थे। तो सेलर में ये अपने फादर बॉब के साथ में अकेले रहना पसंद नहीं करती थी, तो ये अपना टाइम पास कैसे करती थी अपने बॉयफ्रेंड के साथ में। इसके बॉयफ्रेंड का नाम था गैरी। इसका जो स्टेप फादर था बॉब, वो भी इसको कुछ खास पसंद करता नहीं था। उसे बस एक एक्सक्यूज़ चाहिए था, एक बहाना चाहिए था रानी को घर से बाहर फेंकने का। उसने वो कर दिया और रानी कंप्लीटली अपने बॉयफ्रेंड गैरी पर डिपेंड हो गई। और गैरी के पास कुछ पैसा भी था, तो वो रानी के लिए एक अच्छी चॉइस था। अब उस वक्त इसके स्कूल में कोई लड़का मिलियनर तो था नहीं, तो गैरी इसके लिए बेटर चॉइस था बाकियों के मुकाबले। रानी ने अपना स्कूल छोड़ दिया। स्कूल छोड़ने के बाद वो फुल टाइम पिज़्ज़ा टेकआउट का काम करने लगी। वो सेल्फ डिपेंडेंट बनना चाहती थी, लेकिन गैरी उससे शादी करना चाहता था। अब शादी तो ये भी करना चाहती थी, लेकिन अपनी माँ की तरह ज़िंदगी नहीं जीना चाहती थी। एक दिन दोनों के बीच में लड़ाई हो गई और दोनों सेपरेट हो गए कम्प्लीटली। इसके बाद इसकी लाइफ का सबसे इंपॉर्टेंट जो फेज शुरू होता है वो होता है जर्नलिज्म का। ये जर्नलिज्म की तरफ झुक गई। किस तरीके से? तो बॉयफ्रेंड से लड़ाई होने के बाद में इसने ग्रिसवॉल्ड को छोड़ दिया और टोरंटो चली गई। टोरंटो जाकर टोरंटो न्यूज़पेपर के लिए काम करने लगी, आर्टिकल्स वगैरह लिखने लगी, फैशन और लाइफस्टाइल पर लिखती थी, और इसके साथ साथ बोर्डम पर भी लिखती थी। साथ ही साथ रिलेशनशिप्स के लिए जो लिखते ना कई चीज़ें, हाउ टू रीड हर माइंड, ऐसी सब चीज़ें। यहाँ पर इसके कॉन्टैक्ट में आता है एक लड़का जिसका नाम था जेक। ये लड़का एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनर था और लिव इन रिलेशनशिप में उसके साथ में रहने लगी। ये इसको प्यार करती थी, उसके साथ में रहती थी, ज़्यादातर टाइम उसके साथ में गुजारती थी। ये लड़का जेक जो था एक एडवर्टाइजिंग डिज़ाइनर था, तो इसको काफ़ी सारी चीज़ों के बारे में पता था। इसने क्या किया, इसके घर को फिर से रीफर्निश किया और इसकी अलग अलग एंगल से फ़ोटोग्राफ्स मिली। इसको पहली बार उन फोटोग्राफ्स को देखकर लगा कि जितना वो खुद को ब्यूटीफुल समझती है उससे बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल है। क्योंकि ये एक फेमिनिस्ट थी, एक्टिविस्ट थी, तो मैरिज को इसने इग्नोर किया, फैमिली लाइफ को इसने इग्नोर किया, किसी भी चीज़ से बंध के नहीं रहना चाहती थी, इसलिए फ्रीलांस जर्नलिस्ट का काम किया। अब इसकी लाइफ में सबसे इंपॉर्टेंट टर्निंग पॉइंट तब आया जब इसको पता चला कि इसको ब्रेस्ट कैंसर है, छाती का कैंसर है। डॉक्टर्स के पास में कोई और रास्ता नहीं था, उनको इसके ब्रेस्ट का वो हिस्सा काटना पड़ा जहाँ पर इसको कैंसर था। ऑपरेशन से पहले जब इसने अपनी बॉडी को मिरर में देखा तो इसे एक बार के लिए खुद पर यकीन नहीं हुआ कि इसका जो एक हिस्सा है बॉडी का वो हमेशा के लिए गायब हो जाएगा। ये एक ब्रेस्ट वाली औरत रह जाएगी। अगर ऐसा होगा तो कोई इसके पास में भी आना पसंद नहीं करेगा, इसे टच भी करना पसंद नहीं करेगा। लेकिन क्या करें, ज़िंदा रहें कि खूबसूरती देखें, ज़िंदा रहना है भाई। तो ऑपरेशन हो गया। ऑपरेशन के बाद में सक्सेसफुल ऑपरेशन रहा। रैनी को रिलीज़ कर दिया गया हॉस्पिटल से। जब ये घर पर आई अपने अपार्टमेंट में, तो उस वक्त डॉक्टर डैनियल नाम के एक डॉक्टर थे जो इसकी केयर कर रहे थे। उसने डॉक्टर डैनियल से पूछा भी कि मेरा कितना हिस्सा तुमने काट दिया है। तो डॉक्टर ने कहा 1/4। वैसे वो अपने ब्रेस्ट के ऊपर उंगलियां फिराया करती थी लेफ्ट हैंड की। उसको बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा था कि उसे इस तरीके की बीमारी हुई है, और उसे ऐसा लग रहा था कि ये बीमारी उसे दोबारा हो सकती है। ये एक ऐसी सिचुएशन थी, ना तो वो जिंदा थी ना वो मरी थी। उसका ये जो डर था ना, ये बीमारी उसे दोबारा हो सकती है, उसके दिमाग को खाए जा रही थी ये चीज़। आखिर इसने डॉक्टर डैनियल से पूछा, देखो मैं ज़िंदा रहूँगी कि मर जाऊँगी, मुझे सच सच बताओ। डॉक्टर डैनियल ने कहा, तुम ज़िंदा रहोगी, किसी भी नॉर्मल इंसान से ज़्यादा ज़िंदा जियोगी तुम्हें अब ये बीमारी नहीं है, इस चीज़ को एक्सेप्ट कर लो। उसने एक्सेप्ट कर लिया और एक चैन की सांस ली। यहाँ पर मार्गरेट एटवुड ने इस पोजीशन पर आकर
3-4 चीज़ें दिखाई है जो रानी के दिमाग में चल रही हैं। पहली चीज़ ये थी कि उसने ब्रेस्ट कैंसर खुद ही पैदा किया था। दूसरी चीज़ ये थी कि इसके दिमाग में कई सारी चीज़ें चल रही थी। अब एक वुमन के लिए जो चीज़ें ज़रूरी होती है वो उसके पास में नहीं है, तो कौन उसे टच करेगा। ट्रॉमा था उसके लिए, कोई छोटा मोटा ट्रॉमा नहीं था, बहुत बड़ा ट्रॉमा था जिससे वो उभर नहीं पा रही थी। और इसके लिए उसे सपोर्ट चाहिए था। एक तो ये डॉक्टर डैनियल जो इसकी केयर कर रहे थे, और दूसरा इसका फ्रेंड जेक ने तो इसके साथ में ऐसा कर लिया जैसे ये एग्जिस्ट नहीं करती है। एक तरीके से इससे दूरी बना ली। जो कभी इसकी केयर करता था, इसके लिए क्या क्या कर देता था, इसकी बॉडी के साथ खेला करता था, उसने इसके साथ में दूरी बना ली। और डॉक्टर डैनियल तो वैसा ही सलूक कर रहा था जैसे एक पेशेंट के साथ में किया जाता है। वो बहुत अकेली हो गई। जिस आदमी से उसे सपोर्ट की उम्मीद थी उसने सपोर्ट नहीं किया था, तो अकेली फील करने लगी। उस वक्त इसकी जर्नलिस्ट फ्रेंड थी जोकास्ट्रा, उसने इसको सपोर्ट किया, मॉरल सपोर्ट किया ग्लूमी टाइम्स में। अब इसकी लाइफ में एक नए टाइप की प्रॉब्लम शुरू हो गई। एक दिन जब ये अपने घर पर आई तो कुछ 2 पुलिस वाले खड़े थे इसके घर में। उन्होंने बताया कि कोई इसका घर का ताला तोड़ के अंदर घुस गया और उन्होंने इसके फ्रिज से कुछ बियर वगैरह निकाल के पी ली। जाता जाता एक रस्सी की कॉइल बनाकर छोड़ गया बिस्तर पर। जो भी आया था तो पुलिस वाले ने बोला ऐसा दोबारा हो सकता है, वार्निंग दे दी, अवेयर रहना। अब इसके बाद इसको सपने शुरू हुए, गलत गलत टाइप के सपने आते थे। इसको ऐसा लगता था कि कोई इसके साथ में सो रहा है, कोई इसे हर वक्त देख रहा है, दूरबीन लगा कर देख रहा है। कभी कभी ये उसकी हाथ को, आर्म्स को, लेग्स को फील कर सकती थी। अचानक से उठती थी तो पसीने में तरबतर। कुल मिलाकर इसको हेलुसिनेशंस भी होते थे। अब तक ये जो अकेले रह रही थी, अपनी शर्तों पर रह रही थी, अपने तरीके से रह रही थी, अब इसके लिए वो तरीके, वो रूल्स बिल्कुल हेल्पफुल नहीं थे। इसे वहाँ से निकलना पड़ा, टोरंटो छोड़ना पड़ा। वो कैरेबियन आइलैंड चली गई सेंट एंटोइन में जर्नलिज्म का काम करने के लिए, और पहुँच जाती है बिल्कुल अलग लोगों में, स्ट्रेंज लोगों में। एकदम अलग सी जगह थी, अलग से लोग थे। वहाँ पर एक होटल में सेटल होने के बाद में ये चर्च में गई। सेंट एंथनी की वहाँ पर इसने मूर्ति देखी जो अपने घुटनों के बल बैठे हुए थे। उसके बाद ये एक पॉल नाम के बंदे की कांटेक्ट में आई जो कि एक स्मगलर था और ड्रग डीलर था, आर्म्स डीलर था, हथियारों की सप्लाई भी करता था। उसी बंदे से इसको पता चला कि ब्रिटिश जब से यहाँ से गए हैं तब से लेकर फर्स्ट टाइम इस आइलैंड पर इलेक्शंस हो रहे हैं। ये इलेक्शंस के टाइम पर यहाँ पर आई है और यहाँ पर 3 पॉलिटिकल पार्टीज़ है। एक तो प्रिंस की है, डॉक्टर मिनो की है और प्राइम मिनिस्टर की है। वहाँ की पॉलिटिकल पार्टीज करप्शन में डूबी हुई थी बुरी तरीके से। रानी ने जब देखा कि वहाँ के पॉलिटिकल लीडर्स जिस तरीके से भाषण देते हैं तो ये बहुत फैसिनेट हो जाती है सुनते सुनते। ये आइलैंड उसको ऐसा लगता था स्वर्ग है ऐसे लोगों के लिए जो स्मगलर्स हैं और इंटेलिजेंस एजेंसीज चलाते हैं अपनी। ऐसी जगह, ऐसा माहौल, ऐसे लोगों को देखकर, स्मगलर्स के बीच में रहकर रानी को फर्स्ट टाइम जिंदगी में रियलिटी का एहसास हुआ था। फर्स्ट टाइम वो डाउन टू अर्थ फील कर रही थी अपनी लाइफ के अंदर। अभी तक वो अपनी लाइफ में जो फ्री लाइफ के आइडियाज चलाती आई थी वो यहाँ पर एप्लीकेबल नहीं थे, क्योंकि इसने यहाँ पर एक वीडियो क्लिप देखी। कैसी वीडियो क्लिप देखी कि कुछ औरतों के निपल्स काट दिए गए। उस वीडियो में बड़ा ब्रूटली उनको सेक्स टॉर्चर किया गया। ऐसी वीडियोज उसने देखी। ब्लैक वुमन थी वो। अब पॉल के साथ रहते रहते इस पर भी शक हो गया कि ये भी आर्म्स और ड्रग्स की स्मगलिंग करती है। ये तो अपने आर्टिकल्स लिखने के लिए यहाँ वहाँ ट्रैवल कर रही थी। उस वक्त इसको पकड़ लिया गया क्योंकि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम हो गई थी और पॉल इन सब चीज़ों में, इन एक्टिविटीज़ में उलझा हुआ था। तो इसको और पॉल की बीवी लॉरा को अरेस्ट कर लिया गया। लॉरा को तो बहुत बुरी तरीके से मारा गया जेल के अंदर, इसको बंद कर दिया गया। ये न्यूज़ जब कैनेडियन गवर्नमेंट तक पहुंची कि रानी को अरेस्ट कर लिया गया है तो उन्होंने तुरंत एक्शन लिए कि अपने सिटीजन को बचाने के लिए इसको तुरंत रिलीज़ कर दिया गया। उस वक्त वहाँ की गवर्नमेंट ने माफ़ी तो नहीं मांगी, लेकिन ये एक बहुत ही शर्मनाक बात थी कि बाहर की जर्नलिस्ट को तुमने अरेस्ट कर लिया। रानी लकी थी इसलिए बच गई। ये रेस्क्यू कर ली गई, बाय लक ये रेस्क्यू कर ली गई वहाँ से। और जो इसका जो ट्रॉमा था ना वो अभी ख़त्म हो चुका था दोस्तों पूरी तरीके से। इसके दिमाग में जो डर इसने बना रखे थे उन सब से ये फ्री हो गई जब इसने रियल लाइफ देखी, रियल लोगों को देखा। ऐसा लग रहा था जैसे इस इंसिडेंट के बाद में रानी का नया जन्म हुआ हो। और यहीं पर ये नोवेल ख़त्म होती है दोस्तों। अब जब आपने ये वीडियो खत्म कर ली है तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये नोवेल समझ में आई होगी। फिलहाल आज की इस वीडियो में बस इतना ही। मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में।